नमस्ते एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम टू अवर क्लास। वी आर रीडिंग द पोएम एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पेंड बाय थॉमस ग्रे। In our previous classes we have read so many stanzas in which the poet discussed so many qualities of the rude or rustic forefathers. In previous stanza, the poet says that the forefathers didn't get any opportunity. If they uh, get opportunity, they might have been some famous ones, or they may have been some noble person for the society. Okay. हमने पिछली जो वीडियोज हैं उसमें पढ़ा था कि जो कोई किसान हैं जो वहाँ पर लाइन डेड जो है ग्रेव्स यार्ड के अंदर, उनके बारे में पढ़ा था। कभी डिस्कस करता है, बहुत सारी चीज़ें हम सब बातें कर चुके हैं, बार बार रिपीट करेंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होता है। इसके आगे हम देखें कि पॉइंट क्या कहता है। देखिए, पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देखिए। बट नॉलेज टू देयर आईज हैव एम्पल पेस। बट नॉलेज, लेकिन ज्ञान ने भी टू देयर आईज हैव एम्पल पेस। एम्पल पेज मीन्स, एम्पल पेज का मतलब है वाइड एंड डीप नॉलेज। वाइड एंड डीप नॉलेज। Rich with the spoils of time, did never unroll open. Chill penury poverty. Repressed, suppressed. Their noble race, noble, superb, स्टनिंग, स्प्लेंडेड, आप स्प्लेंडेड भी कह सकते हो, स्प्लेंडेड, एंड फ्रोज, अगेन सप्रेस। द जीनियल, जीनियल का शाब्दिक अर्थ एमिएबल होता है। करेंट ऑफ सॉन्ग। देखिए, ये हमारे सीधे वर्ड मीनिंग्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो हिडन मीनिंग है वो बहुत है। देखें क्या है। बट नॉलेज, लेकिन ज्ञान ने भी। हमने उसमें पिछली जो क्लास ली थी उसमें पढ़ा था कि जो पोएट है वो कहता है कि भाई उनके परिश्रम पर आप मजाक मत बनाइए, उनके कोई दोष नहीं है, अगर उनके यहाँ कुछ कलश वलश नहीं लगे हैं। और क्या ये जो कलश हैं, वॉइस हैं, स्वीट वॉइसेस हैं, एनिमेटेड हैं, बस्ट, एनिमेटेड बस्ट हैं, क्या ये इन लोगों को जीवित कर सकती हैं? नहीं कर सकती। उसके बाद कभी आगे कहता है, देखो पोएम बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत बड़ी पोएम है। बट नॉलेज टू देयर आईज, लेकिन ज्ञान ने भी टू देयर आईज एम्पल पेज। ज्ञान ने भी नहीं खोली टू देयर आईज, उनकी आंखों के लिए, हर एम्पल पेज, अपने पन्नों को, अपने विशाल पन्नों को ज्ञान ने भी उनके आगे नहीं खोला। अर्थात विस्तृत और गहरा ज्ञान भी उनकी आंखों के आगे नहीं खुला। अर्थात कवि कहना चाहता है कि ये लोग इतने अनलकी हैं कि इनको पर्याप्त पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं मिली। ओके। बट नॉलेज टू देयर आईज आर एम्पल पेज, लेकिन ज्ञान ने भी इनके लिए अपनी आंखें नहीं खोली, अपना ज्ञान नहीं खोला, ज्ञान के पन्ने नहीं खोले। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, ये देखो
रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, इसका अर्थ क्या है? रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम का मतलब है कि इन लोगों ने इतना समय बर्बाद किया है, अब उस जो समय बर्बाद किया है तो उसमें से इन्होंने अनुभव भी लिया है। तो ये जो समय इन्होंने बर्बाद अपने जीवन में किया है कठोर परिश्रम करके, यानी ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कठोर परिश्रम करके, हल चला के और सारे काम करके जो इन्होंने ज्ञान अपना प्राप्त किया था, जो जिस ज्ञान से ये भरे हुए हैं, उस ज्ञान से, जीवन के ज्ञान से पूर्ण है, परिपूर्ण है, डिड नेवर अनरोल, वो भी इनका कभी नहीं खुला। रिच विद द स्पॉइल ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, जो परिश्रम के बहुत समय तक लगातार काम करने से जीवन रूपी जो अनुभव लिया है वो भी इनके सामने, उनका भी कोई उपयोग नहीं हुआ। वो डिड नेवर अनरोल, वो ज्ञान भी कभी नहीं खुला, उसका भी कभी कोई उपयोग नहीं हुआ। चिल पेन्योरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेस, चिल पेन्योरी रिप्रेस्ड, बहुत अत्यधिक गरीबी ने, पेन्योरी पॉवर्टी, गरीबी, बहुत अत्यधिक गरीबी ने रिप्रेस्ड, दबा दिया, देयर नोबल रेस, उनके श्रेष्ठ ज्ञान को, श्रेष्ठ फीलिंग्स को, श्रेष्ठ पैशन को। चिल पेन्योरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेस, बहुत भयंकर गरीबी ने उनके सर्वश्रेष्ठ पैशन को, फीलिंग्स को, नॉलेज को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। किसके कारण इन्हें ज्ञान नहीं मिला? गरीबी के कारण। एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल, एंड फ्रोज, और दबा दिया, नष्ट कर दिया, क्रश कर दिया, फ्रोज, सप्रेस और क्रश, एंड फ्रोज, और जमा दिया, सप्रेस कर दिया, क्रश कर दिया, कुचल दिया, द जीनियल करंट ऑफ द सोल, द जीनियल करंट ऑफ द सोल, जीनियल करंट ऑफ द सोल, उनके अंदर जो मिलनसारता का तत्व था, जो श्रेष्ठ उत्कर्ष मिलनसारता का तत्व था, उसको भी गरीबी ने जमा दिया, गरीबी ने उसको भी नष्ट कर दिया। गरीबी के कारण, एंड द फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल, और जो उनके मिलनसारता का तत्व था उसे भी गरीबी ने बिल्कुल जमा दिया, नष्ट कर दिया। जो उनकी फीलिंग्स थी, जो प्रसन्नता की, हर्टली जॉयफुलनेस था, प्रसन्नता की जो फीलिंग थी, मिलनसारता के कारण जो प्रसन्नता की फीलिंग्स थी, उनको भी जमा दिया। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड English explanation. The poet, sitting in the country churchyard under the shapeless trees, cast a look over the scattered graveyards which are lying under the trees, and in which some rude forefathers, rustic forefathers, misfortune forefathers are lying buried. Looking at them, the poet brood over the misfortune, over the unlucky forefathers, and says that these rustic, these rude forefathers are so unlucky that they could not get proper opportunity to read. They could not get proper opportunity to read, and due to ignorance, due to the lack of knowledge, all the qualities of their experience, itself finished without getting any identity. And he further says that the chill poverty finished their noble sentiments, noble feelings, and their amiable current of the soul. I mean to say, the reason of their joyness was finished due to the
पॉवर्टी। ओके, दैट इज इट्स मीनिंग और एक्सप्लेनेशन। इससे आगे अगला स्टेंजा देखते हैं। आज 2 और 3 स्टेंजा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पोएम बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, कई क्लास हो गई है, अभी तो आधी पोएम ही है। ओके, आप इसे देखिए, अगला देखते हैं स्टेंजा। दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेंजा। फुल मैनी ये जैम यू नो पर्ली टीसी of purest race having purity and brightness. The dark, unfathomed, unmeasurable, immeasurable, caves bottom, ocean where have full many of flowers is born to blush unseen, to bloom without being noticed, and waste its sweetness on the desert air. सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए, फुल मैनी ये जैम, बहुत सारे रत्न आभूषण, बहुत सारे रत्न, फुल मैनी ये जैम और प्योरेस्ट रेस है, बहुत से रत्न जिनमें अपनी पवित्रता है, अपनी पवित्रता से, अपनी चमक से युक्त बहुत सारे रत्न। The dark unfathomed caves of ocean where रहते हैं, ओशियन बियर रहते हैं महासागर में। डार्क अनफैथम्ड केव्स, अंधेरे अथाह तल में, बहुत सारे चमकीले और अपनी शुद्ध पवित्रता के साथ समुद्र के अथाह तल में रहते हैं। समुद्र के अंदर, जो समुद्र का तल है, उसके अंदर कितने ही रत्न होते हैं, जेम्स होते हैं, वो होते हैं। फुल मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, कितने ही, देखो ये तुलना कर रहा है कि जिस तरह से समुद्र के तल में, उसके अंधेरे तल में, बॉटम में बहुत से जेम होते हैं, बहुत से रत्न होते हैं, लेकिन उन्हें कौन देख पाता है? कोई नहीं देख पाता। कौन उनको प्रयोग करता है? कोई नहीं करता। कौन उनकी प्रशंसा करता है? कोई नहीं करता। उसी प्रकार से हमारे ये रूड फोरफादर्स हैं, रस्टिक्स लोग हैं, इनके अंदर भी कितने गुण थे, कितनी काबिलियत थी, लेकिन किसने देखी? किसी ने नहीं देखी। इस तरह से तुलना कर रहा है। तो यहां तुलना किससे की थे? जैम से। और जैम कहां है? समुद्र में है। दूसरी तुलना, फुल मैनी ए फ्लावर, कितने ही फ्लावर्स इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, खिलते हैं बिना देखे जाने के लिए। कितने ही पुष्प ऐसे होते हैं जो खिल जाते हैं, वहीं मुरझा जाते हैं, उन्हें कोई नहीं देखता। फुल मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, बहुत से पुष्प ऐसे होते हैं जो खिलते हैं बिना देखे जाने के लिए। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस, और अपनी मधुरता को नष्ट कर देते हैं, अपनी मधुरता को वेस्ट कर देते हैं, अपने स्वीटनेस को नष्ट कर देते हैं। ऑन द डेजर्ट एयर, रेगिस्तान में, एकांत के रेगिस्तान में, बहुत से आभूषण, बहुत से क्या कहते हैं, रत्न समुद्र की गहराइयों में अपनी स्वच्छ पवित्रता के साथ पड़े रहते हैं। गहरे तल में बहुत से पुष्प खिलते हैं बिना देखे जाने के लिए जंगलों में, और बहुत से जो पुष्प हैं वो अपनी स्वीटनेस, मधुरता खो देते हैं। कहां पर? ऑन द डेजर्ट एयर, रेगिस्तान में, जिन्हें कभी कोई नहीं देख पाता। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोएट सिटिंग इन द ग्रेवयार्ड looks
cast a glance over the scattered graveyard in which the rustic forefathers are lying dead. The poet, brooding over the graves or the unlucky forefathers, says that there are so many persons in these graves who can get name and fame. In this stanza, in these four lines, the poet points out the unmeasurable depth of the ocean and says that there are so many gems which have brightness and luster, but they are lying hidden under or in the bottom of the ocean. Nobody can see them. In the same way, there are so many flowers having fragrance and sweetness, but they are not useful for anybody because they blooms in the isolated area, desolated areas. And so many flowers having its sweetness, its fragrance, its qualities are not used for any kind of humanity because they bloom in the desert and nobody sees them, nobody uses them. In the same way, there are so many persons, so many forefathers lying buried in these graveyards who has the greatest quality in various fields, but they could not get any name and fame because they lived there, get birth there, lived there and died there without getting identity in obscurity. Okay, that is its English explanation. आज हम 8 की जगह और एक स्टैंजा और करेंगे क्योंकि ये पोएम थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं. ओके, इससे आगे का स्टैंजा देखें. That is our next stanza. Some plays Hampden. Hampden is a politician. Here are three names: Hamilton, Milton and Cromwell. देखिए, कवि कहता है कि जो बहुत सरल स्टैंजा है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको सम्मिलित कर लिया है. कवि कहता है कि ये जो लोग पड़े हुए हैं, the person who are lying dead under the graves, they may have the quality of the person like Hamden, Milton, Cromwell. देखो, ये सामान्य सी बात है कि हम और आप अगर थोड़ा सा इस बारे में बात करें, क्लास होती तो डिस्कस होती सारी चीजें. कुछ लोग आपने देखे होंगे, some children who beg on the railway crossings and roads side and in the villages or towns or cities. Do they not have quality of reading? Do they not have talent? Maybe or can't be. देखो, हम हमारे परिवेश में, एनवायरनमेंट में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, ये बस वही है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं. रेलवे क्रॉसिंग पर देखोगे आप, हाईवे पर देखोगे, गांव में, शहरों में, हर जगह भीख मांगते हैं. हम लोग वो हैं जो हमें अवसर मिला है, हम पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ रहे हैं. आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि उन बच्चों में से जो वहाँ भीख मांग रहे हैं, उनमें से किसी में ये साहित्य पढ़ने की क्षमता नहीं है? वो ही है फुल मैनी ऑफ जैम. वो ऐसे रत्न हैं जिन्हें अवसर ही नहीं मिला. तो कभी इस स्टेंजा में ये कहता है कि भाई जो ये लोग पढ़े हुए ना, इनमें हैम्पटन हो सकता है. अगर अवसर मिलता तो हैम्पटन जैसा वर्कर, हैम्पटन जैसा व्यक्ति इसमें से पैदा हो सकता था, इनमें से कोई बन सकता था. अवसर नहीं मिला लेकिन उसको.
ये जो मरे हुए लोग पड़े हैं, ये दफनाए हुए जो बेचारे फोर फादर्स हैं, इनमें से कोई मिल्टन जैसा कभी भी हो सकता था। ऐसा व्यक्ति जिसके पास मिल्टन जैसी काव्य प्रतिभा होती, ऐसा भी इनमें से हो सकता था। तीसरी लाइन में कहता है कि सम क्रॉम्वेल भी हो सकता था इनमें से कोई व्यक्ति क्रॉम्वेल हो सकता था, जो कि सेवा करता अपने देश की, बिना अपने ऊपर धब्बा लगाए हुए। ये सारी जो हैं वो कहता है कि इनमें से क्रॉम्वेल भी हो सकता था। और कौन हो सकता था? ये तीनों लोग हो सकते थे। अब अर्थ देख लो इसका। सम विलेज हैम्पटन दैट विद dauntless breast. Dauntless means fearless. Fearless. Breast means heart here. Some village, कोई इन गांव वालों में से हैम्पटन जैसा साहसी हो सकता था, निडर व्यक्ति हो सकता था। ये जो लोग यहाँ दफनाए हुए हैं, इनमें से हैम्पटन जैसा कोई साहसी और निडर व्यक्ति भी हो सकता था। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विद स्टूड, जो खड़ा हो जाता अपने राइट्स पर अतिक्रमण होने से। इंटरफियर, समवन हु इंटरफियर इन समवन्स राइट, कोई किसी के अधिकार। टायरेंट किस तानाशाह होता है। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विद स्टूड, जो खड़ा हो जाता अपने तानाशाह संरक्षक शासक के विरुद्ध। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विद स्टूड, जो खड़ा हो जाता अपने तानाशाह शासक के विरुद्ध। ऐसा हैम्पटन इनमें हो सकता था, जो बिल्कुल निडर होता। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये स्टेंजा एग्जाम की दृष्टि से, फिर भी कर लेते हैं। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर मे रेस्ट, ये हो सकता है इनग्लोरियस गौरवशाली, ग्लोरियस गौरवशाली, इनग्लोरियस जैसे गौरव नहीं मिला। देखो मिल्टन एक ऐसा दुर्भाग्यशाली कवि है जो बहुत बड़ी प्रतिभा का धनी था। बहुत बड़ी प्रतिभा का धनी होते हुए भी वो कम उम्र में चला गया, तो ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। तो ये जो मरे लोग हैं, ये जो दफनाए हुए लोग हैं, सब म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर मे रेस्ट, हो सकता है कि इन लोगों के बीच में द पर्सन हु आर लाइंग डेड और बरीड इन दिस ग्रेवयार्ड, इनमें से अमंग देम, उनमें से ही कोई मिल्टन जैसी काव्य की प्रतिभा का धनी हो सकता था। कभी उनके दुर्भाग्य के बारे में विचार करते हुए इस बात को कहता है। सम क्रॉम्वेल गिल्टीज ऑफ हिज कंट्री ब्लड, और इनमें से कोई क्रॉम्वेल हो सकता था। क्रॉम्वेल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया था, जो दोषी था ऑफ हिज कंट्री ब्लड। कंट्री ब्लड का मतलब अपने शासक को मारने का, कंट्री ब्लड का मतलब है यहाँ अपने शासक को मारने का। चार्ल्स फर्स्ट को इसने मार दिया था। ऐसा निडर और साहसी व्यक्ति भी हो सकता था, देशभक्त। ये देशभक्त था, पैट्रियट था, लेकिन इसने अपने इसको मार दिया था। सम क्रॉम्वेल गिल्टीज ऑफ हिज कंट्री ब्लड, कोई दोषी, गिल्टी दोषी, कोई दोषी क्रॉम्वेल भी इनमें हो सकता है कि लाइन डेड हो, पड़ा हुआ हो, जिसने चार्ल्स प्रथम को, जो कि जिसके हाथ अपने राजा के रक्त से रंजित हो, ऐसा क्रॉम्वेल भी हो सकता है इनमें अंदर पड़ा हुआ। Discussing the unfortunate ones, the misfortune of the rueful father, the poet says that in these graveyards, it may that there are some fearless person like Hampton may hidden or lying under the graveyards, and he says that this is also possible that there may be some Milton without getting identity under the graves. And he further in this context he says, he discussed the Cromwell who killed his emperor Charles I. The poet says that it may be happen that there some great person are resting in the peace and enjoying and
enjoying the eternal peace under the graveyard। कभी इनकी तुलना करता है, तुलना तो क्या है, कहता है कि ऐसे लोग भी वहां पर इसके अंदर जो ये ग्रेव है उसमें हो सकते हैं। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, जो महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन होंगी उनको डिटेल से भी कराएंगे हम। ओके, मैं समझता हूँ 1 से 2 बार आप पढ़ोगे तो समस्याएं नहीं आने वाली हैं आपको, मेरा ऐसा मानना है। अगर इसके बावजूद भी if you find any difficulty you can write me on my WhatsApp or my Telegram। my mobile number is 9414206406। okay, I try my level best to explain all these things according to the rural students, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हो सकता है कि हों। अगर थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं तो आप लिख सकते हो। वैसे अब तो कॉलेज ही खुलने वाले हैं तो क्लास में आमने सामने होंगे तो समस्याएं बहुत कम आएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट पूछ लेता है तो ही वो बतानी होती हैं। कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कहाँ चीज़ को सप्रेस करें, कहाँ किस चीज़ को छोड़ें, किसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें। अगर स्टूडेंट के सामने होते हैं तो चीज़ें क्लियर होती हैं किस चीज़ को ज़्यादा बताना है। ओके, तो अगर कोई समस्या है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सीखते रहिए, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले सकते क्योंकि ये 1.5 और 2 GB में जाके पहुंच जाती है। ओके, अगली क्लास तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।